हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सकर्मक और अकर्मक पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है कि सकर्मक और अकर्मक, लेकिन सबसे पहले हम ये जाने कि सकर्मक शब्द का अर्थ क्या होता है और अकर्मक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सकर्मक, स प्लस कर्मक, ठीक है। तो स का अर्थ क्या होता है? स का अर्थ होता है सहित और कर्म का अर्थ होता है कर्म, अर्थात कर्म सहित। सकर्मक अर्थात कर्म सहित और अकर्मक अर्थात कर्म रहित। कर्म रहित, अ का अर्थ न होता है और कर्म का अर्थ होता है कर्म, अर्थात जहां पे कर्म रहित कार्य होता है वहां पे अकर्मक होता है, और जहां पे सकर्मक अर्थात कर्म सहित होता है वहां पर सकर्मक। ठीक, तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ सकर्मक और अकर्मक का। अभी हम लोग सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखे हैं, अब हम लोग इसको सही से एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या कौन से वाक्य सकर्मक की श्रेणी में आते हैं और कौन से वाक्य अकर्मक की श्रेणी में आते हैं। तो अभी हम सकर्मक को एक्सप्लेन करेंगे कि कर्ता यदि कार्य किसी भी कार्य को करता है, कर्ता यदि किसी भी कार्य को करता है और उसका प्रभाव किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, कर्ता अर्थात मनुष्य जो कोई भी कार्य करता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता यदि किसी भी कार्य को करता है, निष्पादन करता है, कार्य को संपादित करता है, किंतु उसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो वो क्रिया सकर्मक हो जाती है। क्लियर? मैं उदाहरण से समझाती हूँ आपको कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि श्याम आम खाता है, राम दूध पीता है। तो यहां पर जो राम और श्याम क्रिया कर रहे हैं तो वो स्वयं उसके ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, वो दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला कि श्याम आम खाता है, तो श्याम आम खा रहा है लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पर प्रभाव पड़ रहा है। श्याम आम खा रहा है लेकिन उसका प्रभाव आम पर पड़ रहा है, तो ये क्रिया हो गई सकर्मक। उसी प्रकार राम दूध पीता है, तो राम जब दूध पी रहा है तो उसका प्रभाव उससे क्या प्रभावित हो रहा है? दूध प्रभावित हो रहा है। तो मैंने यही बताया कि कर्ता यदि किसी भी कार्य को करता है और उसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ पर पड़ता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? वो क्रिया सकर्मक कहलाएगी। क्लियर? इसका अपोजिट हम लोग देखते हैं अकर्मक। अ का अर्थ होता है, अ न के अर्थ में होता है अर्थात नहीं, कर्मक का अर्थ होता है कर्म, अर्थात क्रिया कर्ता यदि किसी भी कार्य को निष्पादित करता है, संपादित करता है तो उसका प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि कर्ता यदि किसी भी कार्य को संपादित करता है किंतु उसका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव स्वयं पर ही पड़ता है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक। वो क्रिया अकर्मक कहलाएगी। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं ना? मैं एक बार फिर से बताऊंगी। सकर्मक वे क्रियाएं होती है कि कर्ता यदि किसी भी कार्य को करता है किंतु उसका प्रभाव किसी तीसरे पर पड़ता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी, और कर्ता यदि किसी कार्य को करता है किंतु उसका प्रभाव किसी तीसरे पर न पड़कर स्वयं पर पड़ता है तो वो क्रिया अकर्मक कहलाएगी। सकर्मक का मैंने उदाहरण बताया था, राम आम खाता है या फिर श्याम सेब खाता है,
तो श्याम जब सेब खा रहा है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है, या फिर राहुल दूध पीता है तो राहुल जब दूध पी रहा है तो उसका प्रभाव, पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दूध पर पड़ रहा है। तो ये हो गया सकर्मक। अब हम अकर्मक का उदाहरण देते हैं। श्याम सोता है, श्याम सोता है। गीता हंसती है, क्लियर। और रीता रोती है। तो ये सभी श्याम सोता है, तो सोना किसी तीसरे पे को तो प्रभावित नहीं कर रहा है। उसका जो सोना क्रिया है ये स्वयं श्याम को ही प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार हंसना गीता को ही प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गीता मतलब कि गीता हंस रही है तो उसका प्रभाव किसी और पे तो नहीं पड़ रहा है, गीता पे ही पड़ रहा है। सेम कंडीशन यहीं पे। रीता रोती है तो रीता रो रही है तो रीता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वही है कि जहां पर कर्ता, यहाँ पे किसी तीसरे के ऊपर कर्ता यदि किसी क्रिया को करता है तो उसका प्रभाव किसी तीसरे पर पड़ता है तो सकर्मक, और जहां पे कर्ता कोई कार्य को निष्पादित करता है या करता है तो उसका प्रभाव स्वयं के ऊपर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्लियर। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, सकर्मक और अकर्मक। एक ट्रिक बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। ठीक है। एग्जाम में हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी क्रिया में सकर्मक का योग है, कौन सी क्रिया में अकर्मक का योग है। जैसे सकर्मक, पहले हम क्या किसे या किसको, यदि किसी भी कोई भी वाक्य है और हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, तो एक ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक ये है कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने दिया था, श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी क्रिया ये सकर्मक है कि अकर्मक है, तो आप उससे सिर्फ इससे क्वेश्चन करिए कि श्याम क्या खाता है, श्याम क्या खाता है, श्याम किसे खाता है या श्याम किसको खाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आप उससे क्वेश्चन करिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जहां पे क्वेश्चन बन जाएगा कि श्याम आम खाता है, श्याम क्या खाता है, श्याम आम खाता है, श्याम किसे खाता है, श्याम आम को खाता है, श्याम किसको खाता है, श्याम आम को खाता है। उसी प्रकार रीता किताब पढ़ती है, रीता किताब पढ़ती है। तो यहां भी क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे कि रीता क्या पढ़ती है, रीता किसे पढ़ती है, रीता किसको पढ़ती है। तो जहां पे हम क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हमको मिल जाए, उसका उत्तर हमें मिल जाए, तो सिंपल सा है कि वो क्रिया सकर्मक होगी। ये ट्रिक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। तो यदि हमें ना समझ में आए कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है, तो आप सिंपल वे में बस उससे क्वेश्चन पुट अप कर दीजिएगा। जैसे श्याम आम खाता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा वाक्य है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हम तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि चलो हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि यदि ये सकर्मक होगा तो इसका आंसर भी आएगा और क्वेश्चन भी सही बैठेगा।
तो श्याम क्या खाता है? श्याम आम खाता है। रीता क्या पढ़ती है? रीता किताब पढ़ती है। रीता किसको पढ़ती है? रीता किताब को पढ़ती है। रीता किसे पढ़ती है? रीता किताब को पढ़ती है। क्लियर? तो जहां भी आपको ना समझ में आए तुरंत क्वेश्चन पुट अप करिए, जहां पे आंसर आपको मिल जाए सटीक सटीक, तो वो हो गया आपका सकर्मक। और जहां पर आपको उत्तर न मिले, जहां पे क्वेश्चन ही नहीं बैठे, और क्वेश्चन अगर बैठे भी तो उत्तर नहीं मिल पाए आपको, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका अकर्मक होगा। जैसे अकर्मक और सकर्मक का मैं कुछ उदाहरण देती हूं। वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है। उसके बाद एक और है, उसका सिर खुजलाता है। क्लियर? तो वह अपना सिर खुजलाता है। तो यदि हम इससे क्वेश्चन करें कि वह अपना सिर खुजलाता है, तो हम ये इससे पूछे कि वह क्या खुजलाता है। ठीक है? तो हमें उत्तर निकल के आ गया कि वह अपना सिर खुजलाता है। वह किसे खुजलाता है? वह अपने सिर को खुजलाता है। वह किसको खुजलाता है? वह अपने सिर को खुजलाता है। सिंपल। तो ये क्रिया क्या हो गई? ये क्रिया हो गई सकर्मक। ये क्रिया हो गई सकर्मक। ठीक। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसका सिर खुजलाता है। अब इससे हम क्वेश्चन निकालें कि उसका सिर खुजलाता है, तो ये क्वेश्चन बैठ ही नहीं पाएगा। उसका क्या खुजलाता है, या उसका किसे खुजलाता है, उसका किसको खुजलाता है, क्वेश्चन नहीं बैठ पा रहा है ना। इसमें तो बहुत ही आसानी से हो पा रहा है कि वह अपना सिर खुजलाता है। वह क्या खुजलाता है? उसका सिर खुजलाता है। इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं सेट हो पा रहा है। तो जहां पे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो वहां अकर्मक हो गए, और जहां पे क्वेश्चन निकल आ रहा है और उसका आंसर भी आसानी से आप निकाल पा रहे हैं, तो वो क्रिया हो गई अकर्मक। ठीक है? उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसके बाद वह अपना घड़ा भरता है। ठीक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वह अपना घड़ा भरता है। अब इससे आप लोग क्वेश्चन करिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या है? कौन सा आएगा ये? बताइए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्वेश्चन करिए। वह अपना घड़ा भरता है। वह क्या भरता है? अपना घड़ा। ठीक है? वह अपना घड़ा भरता है। यह क्रिया हो गई है सकर्मक। यहां पर आसानी से क्वेश्चन बन पा रहा है और इसका उत्तर भी निकल जा रहा है आसानी से, तो ये क्रिया हो गई है सकर्मक। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आप इसका क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन इसका सही नहीं बैठ पाएगा कि वह किसे भरता है, वह किसको भरता है। जितना सटीक क्वेश्चन इसमें बैठ पा रहा है, वह अपना घड़ा भरता है, उसमें उतना सटीक इसमें बूंद बूंद से घड़ा भरता है नहीं हो पा रहा है। तो जहां पर हमें आसानी से क्वेश्चन पुटअप करने को मिल जाए और उसका आंसर भी हमें तुरंत मिल जाए, बहुत ही इजी वे में आसानी से, और जिसका आसानी से उत्तर मिल जाए, तो वहां पर सकर्मक होती है। और जहां पर हम क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं और उसका उत्तर भी हमें नहीं मिल पा रहे, तो वो क्रिया अकर्मक हो गई। ये हो गया ट्रिक। और जहां पर कर्ता कोई क्रिया करता है, उसका प्रभाव किसी तीसरे पर पड़ता है, तो वो सकर्मक हो गई। जहां पर कर्ता कोई क्रिया करता है किंतु उसका प्रभाव तीसरे पर न पड़ के स्वयं पर पड़ता है, तो वो क्रिया अकर्मक हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से
समझ चुके होंगे। और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।